आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। आपके सामने एक पहेली रखता हूँ आज मैं, और वो पहेली क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप सब समझदार हैं और देश की राजनीति को भी समझते हैं, तो आप संभाल लेंगे इसको। 3 स्टेटमेंट देता हूँ, 3 स्टेटमेंट हैं, और 3 स्टेटमेंट क्या, 2 तो स्टेटमेंट हैं राहुल गांधी के और 1 समाचार है। तो पहला स्टेटमेंट है राहुल गांधी का कि हमें मुसलमानों की खुल के पैरवी करनी चाहिए, हमें माइनॉरिटी शाइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए, जब भी कहना हो तो सीधे-सीधे मुसलमान कहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र में एक मैं मेरी मेरी भविष्यवाणी सदैव सत्य होती है, और 1 साल में भाजपा की सरकार केंद्र में गिर जाएगी, नहीं तो मोदी तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तीसरा एक समाचार है, और वो ये है कि आज कांग्रेस की हाईकमान ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को दिल्ली बुलाया है कर्नाटक का झगड़ा सुलझाने के लिए। तो अब आपने पहेली समझ ली होगी और पहेली आपने सुलझा भी ली होगी, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई दुराव-छिपाव नहीं रखना चाहते, और अब वो पूरी तरह से मुस्लिम लीगी बन जाना चाहते हैं, और मुसलमानों का ये कहते हैं उनका कि मुसलमानों के वोटों के ऊपर उनका स्वाभाविक अधिकार है। बस एक समस्या है इसमें, ये है कि जैसे-जैसे आप मुसलमानों का वोट बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे अन्य समुदायों का वोट आपसे कम होता जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, असम में दिख गया। असम में तो भई आप में और बीजेपी में या एनडीए में कह लीजिए सीधी लड़ाई थी। असम में तो सीधी लड़ाई थी, और उस सीधी लड़ाई में हाँ, आपको 19 सीटें मिली और उनको मिली 102, और इस 102 की तो छोड़ दीजिए, जो 19 सीटें मिली आपको, उसमें आपके पास 18 मुसलमान विधायक थे और 1 विधायक रिज़र्व्ड सीट से था। वहाँ भी यदि सीट रिज़र्व्ड नहीं होती तो वहाँ भी जो विधायक आया होता तो वो भी संभवतः होता मुसलमान ही, लेकिन चूँकि रिज़र्व्ड थी, लेकिन वोट तो वहाँ भी मुसलमानों का ही था जिनसे आप जीते, 19। तो ये हाल है ऐसे स्थान पर जहाँ पे 35%, 34%, 35% जो है वहाँ पे मुसलमान है, वहाँ आपके ये स्थिति है। बंगाल की बात कम ही करें तो अच्छा है, 2 सीटें जीती, दोनों मुसलमान हैं। फिर केरला में तो आप हैं ही मुस्लिम लीग के कारण। मुस्लिम लीग की 22 सीटों से ही आपको मेजॉरिटी मिलती, वरना आपकी अपनी अकेली मेजॉरिटी आई नहीं है। हमेशा आ जाती थी, जब भी सरकार बनती थी तो स्टेबिलिटी रहती थी, कांग्रेस का दबदबा रहता था क्योंकि उनकी अपनी मेजॉरिटी होती थी, हालाँकि सरकार यूडीएफ की ही बनती थी। ले दे के मामला कहाँ रह गया अब? अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम वोटों को लेके आपाधापी है? है। लेकिन मुस्लिम वोटों को लेके या कोई करेगा क्या? मुस्लिम वोटों के सहारे कुछ हो नहीं सकता। मुस्लिम वोट सारे के सारे भी दे दें, अब वो स्थिति रही नहीं। पहले हुआ करता था कि मुस्लिम वोट 90% पड़ता था, दूसरों का वोट 50-60% पड़ता था, और ऐसे में उनका जो वेटेज होता था वो 20% से बढ़ के 30% हो जाता था वेटेज। अब वो स्थिति रही नहीं। हिंदू भी बढ़ चढ़ के वोट डालता है, अभी देखा गया इस बार बंगाल में। बंगाल में हिंदुओं ने मुसलमानों से ज़्यादा वोट डाला है, तभी तो 93%, 93.71% पोलिंग हुई। अब इसको जो है वो दूसरे स्टेटमेंट से मिला के देखें। वो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भाजपा की सरकार अब अगले साल केंद्र में नहीं रहेगी।
1 साल तक 1 साल बाद भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं रहेगी और मोदी तो निश्चित रूप से ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब इसका क्या तुक है, कहाँ से आया है? साथ में ये भी कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वो गलत नहीं होती है। मेरे ख़्याल से यदि इसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए, तो ये ढूँढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सी भविष्यवाणी सही हुई है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई भविष्यवाणी सही हुई हो राहुल गांधी की। यहाँ तक कि अभी बंगाल में जो कह के आए थे, वो भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ। और जिस प्रकार से डीएमके को धोखा दिया, 24 घंटे भी नहीं रुके परिणामों के बाद में और सीधे टीवी के पास पहुँच गए। और उसको देख के ये भी स्पष्ट कहा जा सकता है और इसके लिए कोई भविष्यवाणी की भी आवश्यकता नहीं है कि इंडिया अलायंस तो निश्चित रूप से नहीं रहेगा। इंडिया अलायंस या तो आप जिसे कह लें कि वो समाप्त हो चुका है, बंगाल के और डीएमके के साथ झगड़े के बाद में, या फिर यूँ कह लें कि भई अब चला-चली का समय है, कुछ दिनों में मामला बराबर हो जाएगा। तो ये 2 बातें हो गई, इसमें कहीं से बीजेपी कैसे 1 वर्ष में उनका निकट जाएगा, ये कोई नहीं देख पा रहा। क्योंकि वो तो तब होगा जब जेडीयू और आपकी तेलुगु देशम ये दोनों साथ छोड़ें, तो दोनों साथ छोड़ने से भी नहीं होगा। आपको पता है कि ये 299 तक तो पहुँच चुके हैं, बाकी सबको इधर-उधर इंडिपेंडेंट और ये सब छोटी-मोटी पार्टियाँ मिला के। तो 22 और 13 35 निकल भी जाएँ, तो भी 35 निकलने के बाद भी आप देखें कि संख्या जो है वो 63 रहेगी। 63 बल्कि 64 रहेगी, 264। 264 पे भी सरकार नहीं गिरेगी। फिर जनता दल यूनाइटेड जो है, वो तो अब एक तरह से मर्ज हो चुका है। नीतीश कुमार के जाने के बाद में जितने भी अब एमपीज़ हैं लोकसभा के, वो सबके सब पूरी तरह से भाजपा में एकात्म हो चुके हैं। एकात्म हो चुके हैं। उनको पता है कि उनका भविष्य भी उन्हीं के साथ में है और वो अपने को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन ही मानते हैं। तो उनको तो भूल जाइए। अच्छा, कोई भी किसी भी तरह का संकेत चंद्रबाबू नायडू भी नहीं दे रहे। तो 1 वर्ष में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ये बात तो बिल्कुल ही बेमानी है। फिर कह रहे हैं मोदी नहीं रहेंगे, तो भाई मोदी किधर जा रहे हैं? मोदी तो तभी जाएँगे जब मोदी स्वयं चाहेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। जब तक मोदी स्वयं नहीं चाहेंगे, तब तक मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आई साहब? ये कौन-सी एक अजीब-सी बात इन्होंने कह डाली? क्या इनको लग रहा है कि आरएसएस मोदी को हटा सकती है? इतनी शक्ति तो आरएसएस में भी नहीं है। फिर इनको क्या लगता है कि भई अंदरूनी कोई कलह हो जाएगी, कोई विद्रोह हो जाएगा? दूर-दूर तक कहीं कोई प्रश्न उठता हुआ दिख नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो समाचार मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में सरकार कभी भी गिर सकती है। विशेषकर जो वीडी सतीशन वाला जो क्रम हुआ, वीडी सतीशन का क्या हुआ? केरला के मुख्यमंत्री के चुनाव में राहुल गांधी ने अपने सारे के सारे जो कार्ड्स थे और सारे के सारे घोड़े जो थे, वो उन्होंने केसी वेणुगोपाल के पक्ष में खोल दिए। उसके बाद भी केसी वेणुगोपाल को नहीं बनवा पाए मुख्यमंत्री। वीडी सतीशन मुस्लिम लीग की सपोर्ट लेके, प्रियंका गांधी की सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बन गए। ये बात डीके शिव कुमार ने अच्छी तरह से देख ली। डीके शिव कुमार अब ये कह रहे हैं कि भई या तो आप मुझको मुख्यमंत्री बना दो, नहीं तो मैं अपना अलग रास्ता नापता हूँ। अलग रास्ता नापता हूँ। अलग रास्ता नापने का मतलब है कि वोक्का-लिगा और लिंगायत जो हैं वो दोनों कांग्रेस को छोड़ के चले जाएँगे। अभी वोक्का-लिगा सपोर्ट है और उसके बाद सिद्धारमैया का जो कुणबी सपोर्ट है उसके भरोसे आप चला लेना। वोक्का-लिगा लिंगायत एक तरफ हो गए, तो कोई दुनिया की शक्ति जो है वो ऐसी पार्टी को नहीं हरा सकती जिसमें वोक्का-लिगा और लिंगायत दोनों एक साथ हों। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आ जाएगी। तो कर्नाटका की सरकार आपकी 2 साल बाद तो क्या जाएगी, हो सकता है कि डीके शिवकुमार उसको कल की मीटिंग के बाद में यदि डीके शिवकुमार को नहीं बनाया जाता है, तो उसके पहले ही गिरा दें। बाद में क्या समीकरण बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे वो अलग बात है। लेकिन सरकार तो
कर्नाटक की नहीं चलने वाली। तो इधर एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो भाजपा की सरकार नहीं चलने वाली, लेकिन होने वाला ये है कि कर्नाटका की सरकार नहीं चलने वाली। तो एक बार फिर भविष्य वक्ता राहुल गांधी जी को प्रणाम, और उनसे ये निवेदन है कि भाई साहब, आपकी पूर्ववर्ती जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, इस भविष्यवाणी का भी हश्र, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, ये वही होने वाला है जो आपकी आज तक की भविष्यवाणियों के साथ में हुआ है, यानी कि ठन ठन गोपाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।